अपनी तस्मीन मैम और मैं आ गई हूँ वापस से वन शॉट सीरीज हमारी जीत होगी में एक नया चैप्टर लेकर, जो है केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो मुझे पता है बच्चे आप लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार था इस चैप्टर का, तो आज इस चैप्टर को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। और बेटा इस चैप्टर के 2 पार्ट्स आएंगे बिकॉज इट इज अ लेंथी चैप्टर, तो मैं नहीं चाहती मैं कोई भी आपका कॉन्सेप्ट छूट जाए, आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो मैं आपका पार्ट 1 आज आ जाएगा, पार्ट 1 आपका कल आएगा। ठीक है, तो बेटा आओ देखते हैं चैप्टर को। ठीक है, तो शुरुआत होती है कार्बन। कार्बन भाई मैम इट इज अ एलिमेंट। ठीक है, सबको पता है ना बेटा, पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर मैं बात करूं, जो पीरियोडिक टेबल होती है बेटा हमारी, उसमें कार्बन इज एन एलिमेंट। कार्बन उसमें क्या है बेटा, एक एलिमेंट है। कौन से ग्रुप से आता है? ग्रुप नंबर बताएंगे बेटा बच्चे, बताओ कौन से ग्रुप से आता है बेटा? ये आता है आपका ग्रुप नंबर 14 से। किससे आता है बेटा आपका ये ग्रुप नंबर 14 से आता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं बेटा कि कार्बन इज अ नॉन मेटल। ठीक है, पहली बात तो कार्बन एक एलिमेंट है एंड कार्बन इज ए नॉन मेटल। क्या होता है बेटा? ये आपका एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो नॉन मेटल का मतलब क्या है आप लोगों को पता है? मेटल एंड नॉन मेटल्स। बेटा इसका भी चैप्टर जल्दी आपको मेरे चैनल पे मिलने वाला है, तो जिसको नहीं आता मेटल एंड नॉन मेटल का डिफरेंस, तो थोड़ा सा वेट करिए उस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो बेटा कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक है, फिर अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो बेटा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। ठीक है, और अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? मेरे बच्चों ने क्लास 9 पढ़ी है? नहीं पढ़ी? कोई नहीं, याद कर लो। ठीक है, एक ही तो एलिमेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है किस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ठीक है, आपके ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले तो अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने से पहले हम इसका एटॉमिक नंबर जान लेते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 6। कौन सा होता है इसका एटॉमिक नंबर? 6। ठीक है, तो आओ देखते हैं बेटा हम लोग। 6 हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसकी? 1s2 2s2 2p2। याद कर ले बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपको याद नहीं होगी तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, फिर अगर मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है दिखने में। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बेटा दिखने में, जिसमें बीच में यहाँ पे आपका न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, यहां पर फिर बेटा इस तरीके से शेल्स रहते हैं। पता है ना मेरे बच्चों को? ठीक है, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप मुझे चारों शेल्स का नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो बेटा ये वाली है के शेल, ये वाली है एल शेल। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं 1s में 2 है, फिर एल वाली में 2 आएंगे बेटा। लास्ट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो हो गए ना आपके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आपके। आप इस तरीके से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी बता सकते हैं बेटा कि आप यहाँ पे देखिए कितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसके आउटर मोस्ट में, इसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब भाई अब तुम सोचोगे मैम एक बात बताइए, इतने सारे एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, कार्बन ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, क्यों हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं? बेटा कार्बन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर चीज में कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप डायमंड जिनकी ज्वेलरी बनती है वो भी कार्बन है। ठीक है, कोल इट कार्बन। आप जो भी बच्चे पेंसिल यूज करते हैं डायग्राम्स बनाने के लिए, उसमें जो लिड होती है दिस इज ऑल्सो कार्बन। ठीक है, तो कार्बन इंपॉर्टेंट तो बहुत है। फिर हमारी अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर भी। ठीक है, तो एक तरीके से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है जो हमारी बॉडी में भी मिल रहा है। ठीक है, तो कार्बन को पढ़ना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसको पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, बता दिया मैंने। अब हम देखते हैं बेटा कि कार्बन जो है वो मतलब इतने सारे फॉर्म्स में मिलता है हमें, हर चीज में मिलता है। अब एक मैंने बात बोली कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, ऑर्गेनिक क्या होता है? देखो बेटा, जब भी कार्बन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। तो बच्चों को लगता है सारे कार्बन के कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऐसा नहीं होता है बेटा। सारे कार्बन के कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं। ठीक है, वही कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा होता है। तो जब भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग देगा बेटा, तो वो कैसे होंगे? आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, और जब वो किसी और अदर एलिमेंट के साथ क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा, तो बेटा वो कैसे होंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। जैसे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर दी, एन के साथ बॉन्डिंग कर दी। देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होंगे बेटा?
व्हेन कार्बन बॉन्ड्स विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर एटम्स। तो आई होप मेरे बच्चों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया हो कि मैंने क्या क्या कार्बन के बारे में उन लोगों से डिस्कस करा है। तो और देख लेते हैं कितना आ चुका है मेरे बच्चों को। ठीक है, हम देखते हैं बेटा, कार्बन एक एलिमेंट है, मैंने बता दिया आप लोगों को, पीरियोडिक टेबल में मिलता है। ठीक है, ग्रुप नंबर 14 में पाया जाता है। ठीक है, अब कार्बन एक नॉन मेटल भी है। ठीक है, सिंबल इसका सी होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करूं तो 1s2 2s2 2p2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है बच्चा। ठीक है, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करती हूँ तो हम देखते हैं अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4, और इनर मोस्ट में कितना आता है, इनर मोस्ट शेल बेटा, इनर होता है अंदर वाली शेल जो होती है। ठीक है, तो इनर मोस्ट में हम देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा। ठीक है, तो देखो एटॉमिक नंबर भी 6 हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि कार्बन 2 तरीके के कंपाउंड्स को बनाता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जब आपका कार्बन डायरेक्टली हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करता है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक होता है जब आपका कार्बन किसी और एटम से बॉन्डिंग करता है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी अदर एटम्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं, आपके एल्केन्स, एल्काइंस, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये अभी आने वाला है इसी लेक्चर के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको भी आज मैं तुम्हें पूरा का पूरा याद करा के जाऊंगी यहाँ से। ठीक है, तो बच्चा आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं इसमें। तो आई होप बच्चा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब मैं इसको रब कर रही हूँ। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि कार्बन में ऐसे क्या स्पेशल चीज है। ठीक है, एक पॉइंट में यहां पे मेंशन करूंगी बेटा, कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। अब मेरे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैम कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। टेंशन नहीं लेने का, मैं डिफरेंस क्लियर करती हूँ आज। ठीक है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। किससे बनता है ये, फॉर्म्स थ्रू इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग। मतलब कि यहां पर बेटा एक एटम दूसरे एटम के साथ अपने क्या चीज शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, कंप्लीटली उसको नहीं देता है उसको। ठीक है, और आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन अपना मतलब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली किसी और वाले एटम को दे देता है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ये नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर। अब तो बोलोगे मैम व्हाट इज नॉन पोलर, बेटा देखो पोलर क्या होता है। सबसे पहले बात देखो, मान लो यहाँ कोई एलिमेंट ए है और यहाँ पर कोई एलिमेंट बी है, और इन दोनों के बीच में बेटा एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है बेटा, एक तरीके से कि एक एटम, मान लो अब तुम्हारे सामने किसी खली को खड़ा कर दिया जाए और तुम हो ऐसे पतले से, तो तुम्हें यूं एकदम से खींच लेगा ना, यूं एकदम से खींच ले और तुम यूं एकदम से टिल्ट हो जाओगे साइड में को, है ना। तो बेटा यही होता है। ठीक है, तो अगर एक एटम ज्यादा ताकतवर होता है तो वो दूसरे वाले, जैसे बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींच लेता है। मतलब कि अपना इलेक्ट्रॉन तो लेता ही लेता है अपने पास, दूसरे वाले का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी अपने पास खींच लेता है। ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड्स पे क्या होता है, इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और इसका इलेक्ट्रॉन खींच गया तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जिसमें ये नेगेटिव और पॉजिटिव डिफरेंस होता है ना बेटा, वो होते हैं आपके पोलर बॉन्ड्स। क्या होते हैं बेटा, वो आपके पोलर बॉन्ड्स होते हैं। बट कोवेलेंट बॉन्ड में बेटा हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कभी भी ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचा नहीं जाता। ठीक है, तो इसलिए जनरली कोवेलेंट जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, अभी मैं एक केस भी बताऊंगी जहां पर आप देखेंगे कि कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ना पोलर भी होने वाला है, उसका मैं अभी आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं बात करती हूँ NH3 की, तो हम ये देखते हैं बेटा नाइट्रोजन यहाँ पर बीच में है। ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्डिंग कर रहा है, बट नाइट्रोजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा है। तो ये जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं ना बेटा यहाँ पे, ये क्या करता है, ये अपनी तरफ इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज बिल्ड हो जाता है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा बिल्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला है तो कोवेलेंट बॉन्ड क्योंकि बना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, बट थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आने की वजह से बेटा ये कोवेलेंट बॉन्ड पोलर हो जाता है। ठीक है, तो जनरली कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, पोलर होते हैं। अब मैंने ये बोल दिया यार, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, कैसी शेयरिंग बेटा, देखो ऐसी शेयरिंग, मान लीजिए आप स्कूल गए,
ठीक है। अब जब आप स्कूल गए तो आपकी मम्मी ने गलती से आपको क्या दी थी, सिर्फ रोटियां दी थी, मतलब वो सब्जी देना भूल गई या जो भी उन्होंने बनाया होगा वो साथ में देना भूल गई। अब तुमने देखा एक और बच्चा आया है, उसकी मम्मी गलती से रोटियां देना भूल गई, ठीक है। तो मान लो वो सब्जी लेकर आया या दाल लेकर आया, जो भी लेकर आया, ठीक है। तो तुमने बोला आपस में, अरे एक काम कर, मेरे पास रोटी है, तेरे पास दाल है या सब्जी है, हम आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो बस ऐसी ही होती है बेटा यहाँ पे शेयरिंग, कि मतलब आपस में लोग क्या कर लेते हैं बेटा, शेयरिंग कर लेते हैं कि भैया तू सब्जी खा ले, मैं तेरी थोड़ी सी रोटी खा लूंगा, तो दोनों का पेट भर जाएगा। यही होता है बेटा। देखो आओ क्या करता है कार्बन, जैसे मान लो आप जैसे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोटिस करो, यहाँ पे अंदर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे ना बेटा, और बाहर वाली में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। अब एक बात सोचो, तुम लोग को पता है कि अब S में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है, तो कैसा है बेटा, वो स्टेबल है। और अगर P में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए टोटल आपके पास, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। अब हम ये देखते हैं बेटा कि एक आपने मैजिक नंबर सुना है, मैजिक नंबर, ठीक है, वो है 2, 8, 18, 30। दिस इज अ मैजिक नंबर। मतलब कि अगर कोई भी जो एटम है वो इस कॉन्फ़िगरेशन में जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि कार्बन के पास इसी मैजिक नंबर में से एक माना जाता है, ठीक है। अब कार्बन के पास क्या ऑप्शन है, कार्बन के पास ये ऑप्शन है, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले और बाहर, तो बेटा मैंने अभी आप लोगों से क्या बोला, मैंने आप लोगों से बोला या तो कार्बन जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले ले या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है। तो ऐसे केस में बेटा कार्बन क्या चूज करता है, बेटा कार्बन कहता है ना तो दूंगा ना ही दूंगा, ठीक है, मैं करूंगा शेयर। क्या करूंगा बेटा, मैं शेयर करूंगा, इसलिए ही कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बना पाता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेती हूँ मैं मिथेन का, किसका एग्जाम्पल लेती हूँ बेटा, मैं मिथेन का, CH4। तो अब तुम्हें बताइए कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने, वो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 4 थे। तो उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। और 4 हाइड्रोजन थे बेटा, चारों तरफ हाइड्रोजन लगा लो इसमें। अब तुम लोगों को पता है बेटा बच्चों, तुम लोगों को पता है कि हाइड्रोजन के पास 1s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने अभी तुम्हें एक बात बोली थी कि अगर s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तब वो स्टेबल होता है, तो हाइड्रोजन भी स्टेबल होना चाहता है बेटा। तो हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक। तो हाइड्रोजन कहते हैं यार मिल जाएगा, इससे मजा ही आ जाएगा बेटा, है ना। तो बेटा ये क्या करता है, ये कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, सबने ले लिया, इनकी तो बल्ले बल्ले हो गई भैया, ये 1s1 से हो गया 1s2, चलो अच्छी बात है। अब कार्बन कहेगा भैया मैं क्या करूं, मेरे तो 4 इलेक्ट्रॉन नीचे लगे। तो हाइड्रोजन कहता है रुको भैया, हम है ना, हम देंगे तुम्हें इलेक्ट्रॉन, तुमने जो हमारे साथ 4 शेयर करने हैं तुम हमारे वो 4 ले लो शेयर करने के लिए, ठीक है। तो बेटा ये इस तरीके से ऐसे कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है। तो अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा आउटर मोस्ट में, 8। और मैजिक नंबर क्या कहता है, 2, 8, 18, 32 में से जो भी कॉन्फ़िगरेशन जाएगी वो स्टेबल होने वाली है। तो हम ये देखते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और ये हो जाता है स्टेबल। क्या हो जाता है बेटा, ये स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से बनता है बेटा एक कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ और भी टाइप्स होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप का है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, आई होप बच्चा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जैसे कोवेलेंट बॉन्ड का ही डिस्कशन चल रहा है, तो आओ देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का डिस्कशन। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग लगेगी बेटा फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा किसका फॉर्मेशन, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है और कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा, एक होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है बेटा डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और एक होता है बेटा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। आगे मेरे बच्चों को याद होगी ना, 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का सिंपल सा मतलब है, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करा गया है दोनों एटम्स के थ्रू तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आएगा। डबल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन को मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करा गया है थ्रू द एटम्स, ठीक है। और ट्रिपल में 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा गया है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल आप याद रखेंगे H2, क्योंकि हाइड्रोजन में मैंने आपको एक बात बताई थी, हाइड्रोजन में 1s1 की कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए इसकी हो जाए बल्ले बल्ले, ठीक है। तो ये देखता है बेटा हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा ये आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं और यहाँ से बना लेते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आई होप मेरे बच्चों को समझ में आई हो ये बात, है ना। फिर आते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड पे, इसका एग्जाम्पल आते हैं O2 का मॉलिक्यूल। देखो तुम्हें पता है बेटा
एग्जाम्पल में अगर मैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो बेटा सॉरी हाँ सही, ठीक है। तो अब आपको पता है बेटा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है। याद है आप लोगों को ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर? बताइए मुझे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है। अब दूसरा भी आ जाए, ठीक है। तो देखो लास्ट में, आप देखो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो अगर इसको कहीं से 2 मिल जाए, कहीं से कूद के 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो भैया इसकी तो बल्ले बल्ले हो जाने वाली है। आओ देखो यही कराते हैं हम लोग इसमें। ऑक्सीजन लो, इसमें आउटर मोस्ट में कितने हैं बेटा, 6 है। 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पर भी दूसरा 2 आइटम है ना, 1 2 3 4 5 6। अगर ये 2 ले ले इससे और ये वाले 6 इससे 2 ले ले तो बेटा इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई, 2 की। तो इसलिए होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया बच्चों? ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसका आप कंपाउंड का नाम याद रखेंगे N2। क्या याद रखेंगे? N2, ठीक है। N2 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो नाइट्रोजन में बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है? देखो इसका एटॉमिक नंबर था जो मैंने आपसे पूछा था, बताना है कमेंट में, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 7। क्या होता है बेटा इसका एटॉमिक नंबर? 7। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी नाइट्रोजन की? 1s2 2s2 2p3। तो हम ये देखते हैं बेटा इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसे कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो इसके मजे आ जाने वाले हैं, ठीक है। तो आओ देखते हैं, इसे 3 ही दिलवा देते हैं। देखो नाइट्रोजन में कितने हैं बेटा, 5 है ना। तो 1 2 3 4 5। फिर नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5। तो अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन इससे 3 ले ले और ये वाले 5 इससे 3 ले ले तो बेटा ये बन गया ना, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है और बन गया बेटा आपका क्या, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेटा आसान है ना फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो मैम को बताओ, मैम करेगी क्लियर दिक्कत को। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। तो आई होप बच्चा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं मतलब एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपका डाउट वहीं पर क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो आप बेटा रेस कर देते हैं। अब नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या देखने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट? प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। किसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा, लिख लिख के बनाइए आप अपने नोट्स आप लिख के बनाएंगे, यहाँ पे देखेंगे नहीं, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए, जैसे कल मैंने पीवाई को सेशन दिया था हेरिडिटी वाले का, उसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मेरे से टेलीग्राम पर जुड़ जाइए बेटा, मैंने वहां पर हर चीज प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। और मतलब आप जल्दी से मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम वाले को। मैंने टेलीग्राम पे चैनल बना रखा है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगी, ठीक है। और बेटा देखते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग ये देखते हैं बेटा, कोवेलेंट bonds generally do not conduct electricity, बेटा हम लोग ये देखते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों? देखो बेटा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे वेला नहीं घूम रहा, ठीक है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन वेला घूमता है ना, मतलब अकेला रहता है, तब तो वो उथल पुथल करने की कोशिश करता है बेटा, वहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। और आपको एक बात बताई थी मैंने, कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं बेटा जनरली नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। तो मतलब इनमें कोई चार्ज डिफरेंस भी नहीं है जिसकी वजह से क्या हो जाए आपका बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए, ठीक है। तो जनरली क्या हो जाएंगे ये पता चल गया आपको, ठीक है। एग्जिस्ट कोवेलेंट कंपाउंड्स, बेटा जिन कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स generally exist in liquids and gases। बेटा ज्यादातर ये कंपाउंड्स लिक्विड्स और गैसेस वाली फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड्स are not water soluble because they are non-polar in nature,
नेचर। बेटा ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड कभी भी नेचर वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है, बट अपनी तस्मीन में ना आपके साथ तो वो समझाएंगे आपको, ठीक है। तो बेटा उसका सिंपल सा रीजन है, देखो वाटर में वही कंपाउंड सॉल्युबल हो सकते हैं जिनमें कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि वाटर जो होता है वो पोलर होता है, ठीक है, और ये कंपाउंड्स कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, इसलिए वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। तो ये किसमें सॉल्युबल होते हैं, एंड दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। किसमें होते हैं बेटा, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। सॉल्वेंट्स क्या होता है मेरे बच्चों, सॉल्वेंट्स होता है बेटा जैसे पानी, मतलब एक मीडियम जिसमें आप किसी चीज को घोल रहे हैं, वो होता है आपका सॉल्वेंट। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, फोर्थ पॉइंट, दे हैव कोवेलेंट कंपाउंड्स, या फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, कम होता है। कम क्यों होता है, देखो सिंपल सी बात है बेटा, समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। कम इसलिए होता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मतलब मॉलिक्यूल के अंदर तो बहुत तगड़ा इंटरेक्शन है, ठीक है, मतलब बहुत तगड़ी बॉन्ड है, बट दो मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन है वो वीक होता है, जिसकी वजह से आप थोड़ी सी हीट देते हो ना तो एकदम कंपाउंड तितर बितर हो जाता है, ठीक है। आपको पता है ना बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, अगर आपको नहीं पता है मैं आपको बताती हूँ, देखो क्या होता है बेटा। मेल्टिंग पॉइंट होता है देयर इज अ सर्टेन टेम्परेचर जिस पर आकर कोई सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। तो कोई टेम्परेचर होता है बेटा यहाँ पे, एक फिक्स एक पॉइंट, एक टेम्परेचर एक पॉइंट होता है जिस पर आकर सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो वो जो पॉइंट है उसको बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आया बच्चों। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट होता है देयर इज अ सर्टेन मतलब टेम्परेचर पॉइंट जिस पर आकर कोई लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोग बेटा आपकी 4 प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए और बोर्ड्स में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसे बनाते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को, आओ देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना बेटा, ऐसे ऐसे इस डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। समझ में आई मेरे बच्चों को ये वाली बात, बिल्कुल मैम क्यों नहीं आएगी, आप समझा तो नहीं है, ठीक है। अब पहले हम लोग बेटा स्टेप्स देखते हैं कि क्या स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। अगर आपको वो स्टेप्स याद हो जाएगा ना बेटा, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर गलत नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं बेटा स्टेप्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि आपको जो भी मॉलिक्यूल जिस भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, सबसे पहले आपको उसके हर एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखेंगे आप लोग यहां पर, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द एटम्स present in a molecule। समझ में आया बेटा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कुछ इस तरीके से करनी है कि बेटा दोनों ही एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाए, मतलब उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट क्या होता है बेटा, मतलब लास्ट शेल में आता है उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मतलब 8 ऑक्टेट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा जाना चाहिए, ठीक है। शेयर द इलेक्ट्रॉन्स in such a way that both the atoms attain the octet या फिर डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन। बेटा ड्यूप्लेट क्या होती है, ड्यूप्लेट बेटा जब आपके सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर होकर मामला स्टेबल हो गया, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको हाइड्रोजन में देखने के लिए मिलती है, किसमें देखने के लिए मिलती है बेटा, हाइड्रोजन में, क्योंकि आपने देखा था H2 के मॉलिक्यूल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हुए थे शेयर, और उस एक इलेक्ट्रॉन के अंदर बेटा आपने देखा था कि वहां पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, ठीक है। तो ये डुप्लेट है। और ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन शेयर होने चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि बेटा आपको इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, मतलब कि जो आप इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर रहे हो बेटा उसको, मतलब उनके जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स आपको वो दोनों के लिए काउंट करने हैं, ठीक है। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट्स फॉर बोथ
और बोथ द atoms present in a molecule as a valency या as any present in a molecule। जैसे अब मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। बेटा मान लीजिए मुझे CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है? तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया बेटा, आपको लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी बेटा? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 6। फिर आप लिखेंगे इसकी 1s2 2s2 2p2। अब तो मेरे बच्चों को याद हो गई है। फिर क्या है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p4। क्या होगी? 2p4, ठीक है। अब आपने लिख लिया। अब आपने देखा कार्बन बेटा, अब आप बोलोगे मैम सेंटर में किसको रखना है? बेटा सेंटर में आप वो रखेंगे जो नंबर में कम होगा। जैसे कार्बन 1 है ना, तो आप कार्बन को बीच में रखेंगे और ऑक्सीजन को साइड में रखेंगे, मतलब एक इधर रख लिया मेरे बच्चों ने। अब हम देखते हैं बेटा कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो 1 2 3 4। ऑक्सीजन में कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अगर इसको 2 मिल जाए तो 8, अगर इसको 4 मिल जाए तो 8। तो देखो ऑक्सीजन इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है बेटा, ऐसा बनाते हैं हम लोग। इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 ले लेता है इससे और ये भी 2 ले लेता है इससे। अब कार्बन कहेगा यार मेरे पास तो सारे चले गए, मेरे पास तो कुछ है नहीं। ऑक्सीजन कहेंगे रुको भैया सब्र करो, हम है ना। तो बेटा ऑक्सीजन, दोनों ही ऑक्सीजन इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे और यहां से कितने बॉन्ड्स बन जाएंगे बेटा? 2, इस तरीके से। तो आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आया हो कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली जो सीरीज है, बस नेक्स्ट लेक्चर उसी का आएगा इसके बाद, ठीक है। तो बेटा प्रैक्टिस की आप बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैम कराएगी प्रैक्टिस पे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आई होप बच्चा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको कर रही हूँ रब। आओ देखते हैं बेटा नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग। अब हम लोग आते हैं बेटा, एक टर्म आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी और कुछ बच्चों को क्लियर भी नहीं होगी, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी तो बेटा एलोट्रॉपी क्या होती है? एलोट्रॉपी होती है कि किसी एक एलिमेंट का एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट होना, जो फिजिकली तो डिफरेंट है बट केमिकली वो सिमिलर होती हैं। जैसे कि डायमंड, ठीक है। डायमंड जो होता है बेटा आपका, वो एक कार्बन है, और एक कोल जो आपको कोयला ग्रेफाइट जिसे आप लिखते हो, ठीक है, वो सेम चीज है, ठीक है। केमिकली वो सेम चीज है, बस वो फिजिकली अलग चीज है ना बेटा। तो और देखते हैं क्या होता है एलोट्रॉपी। क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट मोर देन वन फॉर्म। लाइक किस फॉर्म है? अभी मैंने आपको किस किस फॉर्म में बताया आपका, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट मोर देन वन फॉर्म बट दे आर केमिकली सिमिलर। कैसे होते हैं बेटा? ये केमिकली सिमिलर होते हैं बट फिजिकली डिफरेंट। कैसे होते हैं बेटा? ये फिजिकली डिफरेंट होते हैं। तो आई होप मेरे बच्चों का एलोट्रॉपी वाला कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एलोट्रॉपी हमें 3 एलोट्रॉप्स कार्बन के देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, इसमें आप 2 कैटेगरीज देखते हैं बेटा। एक होती है क्रिस्टलाइन और एक होती है बेटा अमॉर्फस। अमॉर्फस बेटा क्रिस्टलाइन वो एलोट्रॉप्स होते हैं जिनमें स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का, मतलब एटम्स का। और अमॉर्फस होते हैं जिनमें कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट हमें एटम्स का देखने के लिए नहीं मिलता, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर आप 3 पढ़ते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइट, डायमंड और बेटा बक मिंस्टर फुलरीन, ठीक है बेटा। और इसके अंदर आप पढ़ते हैं जैसे कोल, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज आ जाती है बेटा इसके अंदर, ठीक है। तो वो सारी आप कैसे हो जाएंगे? अमॉर्फस वाली फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आ गया ये लोग ये बात आप लोगों को, ठीक है। कोल हो गया और जितनी भी मतलब आपका जो जैसे बिखरा हुआ कोल होता है, जैसे मसला सा बना हुआ होता है वो, ठीक है, वो सब कुछ आपका अमॉर्फस फॉर्म में मिलता है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ना है। आई होप अच्छा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, हम नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। देखो बेटा अभी जैसे मैंने आपसे बात करी एलोट्रॉप्स की, तो आप थोड़ा एलोट्रॉप्स को स्टडी भी कर ले कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रेफाइट कैसा होता है। तो बेटा ग्रेफाइट का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो बेटा इसमें एक कार्बन, 1 कार्बन ऑफ ग्रेफाइट अटैच टू दी अदर 3 कार्बन
एंड फॉर्म्स हेक्सागोनल एरा। मतलब कि बेटा हम ये देखते हैं कि इसमें एक कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ था, वो बनाता है हेक्सागन। हेक्सागन कैसा होता है बेटा? समथिंग लुकिंग लाइक दिस, ये होता है हेक्सागन। पढ़ा है ना बेटा मेरे बच्चों ने सबने? ठीक है। अब मान लीजिए बेटा ऐसे नहीं जुड़े होते हैं, यूनिट जुड़ी होती है, जैसे इससे ये वाला जुड़ा होगा, लेट मी मेक इट ऐसा ऐसा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए बेटा, ये मान लीजिए मैं इस कार्बन की बात करूं, ठीक है, तो ये कार्बन बेटा आगे जाके 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3, मतलब कि एक ऐसे लिख देते हैं बेटा, 1 2 3, तो देखा ना, इसलिए हेक्सागोनल एरे बनाता है। और बेटा ये ना ऐसे लेयर होती है, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर चढ़ी हुई होती है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी तो ये जैसे मान लीजिए पूरा होगा ऐसे, फिर नीचे भी एक और लेयर होगी बेटा इस तरीके से ऐसे ऐसे, और यहाँ पे बेटा ऐसे बॉन्डिंग दिखाई देगी। ठीक है, बट ये बॉन्डिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है बेटा, इसलिए एक दूसरे के ऊपर स्लिपरी होते हैं, स्मूथ होते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं फॉर्म्स लेयर्ड स्ट्रक्चर। बेटा क्या बनाता है? ये लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है। फिर स्मूथ एंड स्लिपरी, स्मूथ एंड स्लिपरी होता है बेटा। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करिए, मैंने बोला कि कार्बन ने सिर्फ 3 ही बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, मतलब कि अभी भी तुम्हें पता है ना कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 की होती है, मतलब उसको 4 बॉन्ड बनाने हैं। बट अब भी हम देखते हैं यहाँ पे उसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे वेला घूम रहा है, तो बेटा वो वेला घूम रहा है बेटा, काफी चंचल सा है वो। ठीक है, उस चंचल पने की वजह से उसके बेटा ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द एक इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा। ठीक है, तो बेटा ये था ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पूरा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कैसे ही कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, कैसे एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बनती है। ये लेयर है, ये 1 लेयर हो गई, ये सेकेंड लेयर हो गई बेटा, और ये दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड करती है। ठीक है, इसलिए आपको ग्रेफाइट जब आप हाथ में लेते हैं और जब आप ऐसे रब करते हैं बेटा, आपको बहुत स्लिपरी फील होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो आई होप बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको कर रही हूँ रब। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके आगे का नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज अ डायमंड। डायमंड और बकमिंस्टर फुलरिंग हम एक साथ देख लेते हैं, है ना, क्योंकि ज्यादा वो है नहीं उसका। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बेटा डायमंड को, और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बेटा बकमिंस्टर फुलरिंग को। बकमिंस्टर फुलरिंग, ठीक है, अब बेटा देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं बेटा डायमंड का जो अरेंजमेंट होता है, इसमें जो एक कार्बन है, 1 कार्बन ऑफ डायमंड attach to the other 4 कार्बन। बेटा एक कार्बन आगे 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, मतलब कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है। मान लीजिए एक कार्बन है, तो यहाँ पे बेटा ये टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर बनाता है ऐसा। अब जिन बच्चों को मेरे नहीं आता है टेट्राहेड्रन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब मैम क्लास 11 की केमिस्ट्री लेकर आएगी उसमें मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगी आप लोगों को, केमिकल बॉन्डिंग, उसके अंदर मैं आपका ये सब कुछ क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो देखते हैं टेट्राहेड्रन इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, ऐसा अरेंजमेंट होता है। तो हम ये देखते हैं ये कार्बन आगे 4 कार्बन से अटैच होती है, टेट्राहेड्रन अरेंजमेंट होती है। ठीक है बेटा, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, बहुत ज्यादा हार्डेस्ट है। ठीक है, ग्लास कटिंग में भी हेल्प करता है डायमंड आपका। ठीक है, नेक्स्ट हार्डेस्ट है बेटा बेड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो सिंपल सा रीजन है बेटा इसका इलेक्ट्रिसिटी ना कंडक्ट करने का। मैंने आप लोगों को बोला था कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। ठीक है, तो उसमें से आप देखो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग करने व्यस्त हैं, तो भैया कहाँ से करेंगे? वो चंचल। ठीक है, अब ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन खाली था, वो वेला घूमना, तो क्या चले भैया किसी के तो उंगली करने चले हम। ठीक है, तो इसलिए बेटा बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के। फिर हम यहाँ पे देखते हैं बेटा बकमिंस्टर, ये बकमिंस्टर का फुलरिंग होता है बेटा, ये कार्बन 16, इसके अंदर 16 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और बेटा ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? 3D स्ट्रक्चर है ये, 3D स्ट्रक्चर लुकिंग लाइक अ फुटबॉल। किसकी तरह नजर आता है बेटा हमें? ये फुटबॉल की तरह नजर आता है। ठीक है, किसकी तरह नजर आता है? फुटबॉल की तरह नजर आता है। ठीक है, फिर बेटा ये रूम टेम्परेचर पर डार्क सॉलिड होता है, डार्क ब्लैक सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो यहीं पे बेटा खत्म होता है एलोट्रॉपी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेकर, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, ले लीजिए आप बेटा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, व्हिच इज अ कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है बेटा? देखो कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन होता है कार्बन अपने साथ ही मतलब बॉन्ड कर रहा है, मतलब कार्बन कार्बन मस्त बॉन्ड बना रखा है। तुम सोचो मैम
बॉन्ड कैसे बना ले कार्बन और कार्बन? बट देखो कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कार्बन के पास अगर वो 4 शेयर कर ले तो क्या वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसलिए बेटा कार्बन अपने साथ ही बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये कार्बन इसके साथ कार्बन 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 और ये कार्बन कार्बन बॉन्डिंग करके ऐसे लंबी सी चेन बना देते हैं बेटा, ठीक है। तो कैटिनेशन क्या होता है? फॉर्मेशन या एबिलिटी to form a bond between two carbon atoms and form a long chain। जितनी चाहे बेटा उतनी मर्जी चेन बना दे भाई, उतनी मर्जी चेन बनाता है, ठीक है। तो कैटिनेशन आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का, जिसकी तरफ आएंगे बेटा हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करेंगे। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा, मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। तो आप देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। देखो मैंने तुम लोग से डिस्कस करा था कि कार्बन 2 टाइप के कंपाउंड्स बनाएगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड्स होने वाले हैं बेटा, ऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड्स होने वाले हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है। किसके साथ बॉन्डिंग करता है बेटा? कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आता है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन बॉन्डेड, कार्बन बॉन्ड विद दी हाइड्रोजन। किससे बॉन्डिंग करता है बेटा? वो हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करता है, ठीक है। समझ में आई वाली बात बच्चों को मेरे? अब तुम लोग सोचोगे मैम कि कार्बन कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना पा रहा है, ठीक है। हाउ कार्बन मेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो हमें नेचुरली भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कार्बन कैसे बना सकता है। तो और देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा उसकी कैटिनेशन, कि वो कैटिनेशन कर सकता है। तो कार्बन कार्बन के साथ बहुत सारी लंबी बड़ी चेन बना सकता है, तो वो ये एबिलिटी होगी। दूसरा पॉइंट बेटा कि वो स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर नेक्स्ट पॉइंट बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना, मतलब कि टेट्रावैलेंस एंड द एबिलिटी टू फॉर्म द बॉन्ड्स विद अदर एटम्स, द एबिलिटी टू फॉर्म the bonds with the other atom like ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एक्सेट्रा, ठीक है। तो बेटा आई होप आपको ये चीज समझ में आई। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आई होप बेटा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस कर रहे थे, तो बेटा हाइड्रोकार्बन की कुछ क्लासिफिकेशंस हैं वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं बेटा। तो हाइड्रोकार्बन 2 कंपाउंड्स में क्लासिफाई होता है, एलिफैटिक कंपाउंड्स और एक होते हैं बेटा साइक्लिक कंपाउंड्स। बेटा ऑर्गेनिक लग चुकी है, ठीक है। ऑर्गेनिक इसका मतलब आप बेस बनाओगे ना तो आपकी 11th 12th की ऑर्गेनिक यूं मस्त से सॉल्व हो जाने वाली है। बेटा 12th में सेकंड बुक ऑर्गेनिक की है, फुल बेस्ड ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो आपको ऑर्गेनिक को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं बेटा एलिफैटिक का सिंपल सा मतलब है अगर आपके कार्बन सिंपल ऐसे चेन में लगे हुए हैं तो ये आपका एलिफैटिक कंपाउंड्स बनाएंगे। अगर आपके कार्बन ऐसे बॉन्ड बनाते ऐसे बॉन्ड बना रहा है दूसरे कार्बन से, फिर ये कार्बन ऐसे बॉन्ड बना रहा है और वो वापस आके बॉन्ड उसी कार्बन से लग जाए तो बेटा वो हो जाता है साइक्लिक कंपाउंड। अब एलिफैटिक कंपाउंड्स आपके 2 टाइप के होते हैं बेटा, ठीक है। और देखते हैं कौन कौन से होते हैं बेटा। एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं बेटा अनसैचुरेटेड। बेटा सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड का प्रेजेंट होना, ठीक है। हैव अ सिंगल बॉन्ड। बेटा अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंट होना, ठीक है। हैव अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इट मींस कि अगर आपके कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब कि एलिफैटिक कंपाउंड है। और अगर आपके कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो बेटा वो आपका कैसा कंपाउंड है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। समझ में आ गई बात मेरे बच्चों को? मैम बिल्कुल आ गई समझ में। फिर साइक्लिक कंपाउंड्स बेटा 2 कैटेगरीज आती हैं आपकी, साइक्लो एल्केन्स और एक होते हैं बेटा अरीन्स। अगर आपकी जो साइक्लिक रिंग है वो सिंपल एक बॉन्ड से बनी हुई है, मतलब कि कोई डबल बॉन्ड उसके अंदर है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो कहलाते हैं बेटा आपके साइक्लो एल्केन्स। और अरीन्स मतलब कि हैव ओनली
सिंगल बॉन्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। और अरेन्स क्या होता है बेटा, जब इसमें आपके पास रिंग के अंदर ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, मतलब लुकिंग ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया बच्चों, समझ में आया, ठीक है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये क्लासिफिकेशन आ गई ना, मैं गारंटी देती हूँ आपको कि आपको सब आ जाएगा। फिर एक चीज और नोटिस करिए आप, एलिफेटिक के अंदर 3 कैटेगरीज आएंगी आपकी, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। तो इनको हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि जो सैचुरेटेड है, जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है बेटा, वो कहलाएंगे आपके एल्केन्स। क्या कहलाएंगे आपके वो, एल्केन्स। जब आपके कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो बेटा वो कहलाएंगे आपकी एल्कीन्स। और जब आपके कार्बन और कार्बन के बीच में आएगा ट्रिपल बॉन्ड तो वो कहलाएंगे बेटा आपके एल्काइंस। आई होप बच्चा आपको क्लासिफिकेशन याद भी हो गया होगा यहाँ पर। अब आप इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे इन कंपाउंड्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। आई होप बच्चा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, हम लोग पहले एलिफेटिक वाले कंपाउंड्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें मैंने आपको डिस्कस करा था एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक टेबल सा बना लेती हूँ जिसमें आपको सारे की एक साथ डिफरेंस भी समझ में आ जाएंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ एल्केन्स को, यहाँ पर एल्कीन्स को, यहाँ पर एल्काइंस को, ठीक है बच्चा। तो आओ हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको बताया था एल्केन्स कौन से होंगे, पहली बात तो ये सैचुरेटेड होंगे, सैचुरेटेड होंगे। और ये दोनों ही कैसे होंगे बेटा, अनसैचुरेटेड होंगे, अनसैचुरेटेड। दिस इसमें बेटा कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इसमें और इसमें कार्बन के बीच में बेटा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और इसमें और इसमें कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। आ गया मेरे बच्चों को समझ में, आ गया ना, यस मैम आ गया, ठीक है। तो अब आते हैं बेटा नेक्स्ट, ठीक है। अब हम ये देखते हैं बेटा एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला मतलब के बेटा एक फॉर्मूला है जिसके अंदर सारे के सारे एल्केन्स लाई कर रहे हैं, जैसे CnH2n+2। अरे भाई मैडम क्या बता दिया, ये क्या बता दिया बेटा, देखो बहुत सिंपल सी बात है। Cn मतलब ये कार्बन, n जो है इज द नंबर ऑफ कार्बन, मान लीजिए बेटा यहाँ पे n है आपका 1, तो हम फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे C1H2 × 1 + 2, इट मीन्स CH2, 1 को तो हम लिखते नहीं है, CH2 2 + 2 4, मतलब कि CH4 बेटा। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज कॉल्ड मीथेन। अब तुम लोग मैम नेमिंग कैसे करती है बेटा, अभी आने वाली है, बस नेमिंग भी अभी सिखा दूंगी मैं तुम लोगों को, ऐसा मस्त सा क्लियर हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। फिर आते हैं एल्कीन्स में। एल्कीन्स का बेटा जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा, आप देखो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ चुके हैं, मतलब कि अब कार्बन को सिर्फ 2 बॉन्ड ही बनाने हैं, ठीक है, दोनों को। यहाँ पे कार्बन को 4 बनाने थे, तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाता है CnH2n, क्या हो जाता है बेटा, CnH2n हो जाता है, ठीक है। अगर मैं n को लिखूं यहाँ पे n = 1, तो आप बोलोगे मैम n = 1 मतलब कि C1H2 × 1 मतलब कि C, मतलब सॉरी, ठीक है। जैसे हमने n रखा यहाँ पे CnH2n, ठीक है, तो CnH2n में C1H2 × 1 मतलब कि CH2 बेटा, ये हो गया, इसके अकॉर्डिंग आपका हो गया मीथेन। बेटा ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये इतना अनस्टेबल होता है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए हम उसको फर्स्ट स्टेबल मेंबर नहीं मानते एल्कीन सीरीज का। फर्स्ट स्टेबल मेंबर होता है हमारा जब n की वैल्यू 2 होती है, मतलब कि C2H2 × 2 मतलब कि C2H4। दिस इज योर इथीन एंड इट इज अ स्टेबल मेंबर, ठीक है। अब बेटा कैसा होता है ये इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब आते हैं एल्काइंस पर। एल्काइंस का भी जनरल फॉर्मूला है बेटा, आप इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, जनरल फॉर्मूला। तो बेटा इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेटा, देखो इस बार कार्बन ने कार्बन के साथ 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना लिए हैं, तो उसको 1 बॉन्ड और चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं CnH2n-2, इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ क्या, एल्काइंस, ठीक है। तो अब ये हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बेटा, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखूं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचो ना, n की वैल्यू 1 रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में आपका बॉन्ड नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा, यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू 2 रखोगे तो देखते हैं क्या होगा, ठीक है। C2H2 × 2 -2 मतलब कि C2H2 2 = 4, 4 - 2 कितना रहेगा, C2H 2 * 4 4 - 2 C2H2। दिस इज योर इथीन, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा ये आपका
इथीन हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? एंड दिस इज योर फर्स्ट स्टेबल मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज। कौन सा? एल्काइन सीरीज। निकालना आ गया ना आप लोगों को? आप एन की वैल्यू 1 डालोगे तो बेटा वो मिथाइन हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। हो नहीं सकता बच्चा, क्योंकि मिथेन में आपका एक ही कार्बन होता है और बॉन्डिंग तो 2 कार्बन के बीच में थी ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने देखा, ठीक है। तो फिर ये C2H2 हो गया, क्योंकि C2H2 into 2 minus 2 2 to the 4 minus 2 C2H2, दिस इज योर इथीन, ठीक है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में 2 कंपाउंड्स होते हैं। आगे मैं सबके इनका स्ट्रक्चर बताऊं तो ऐसा, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर। देखो कार्बन की हो गई ना वैलेंसी पूरी। मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर भी बात कि दोनों के लिए ही आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 4 बॉन्ड हो गए इस कार्बन के, 1 2 3 4 4 बॉन्ड हो गए इस कार्बन के। ऐसे इस वाले के लिए C2H4, तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, 2 H है, ऐसे ऐसे। तो कार्बन के पूरे 2 3 4, ऐसे CH4 में कार्बन और उससे 4 हाइड्रोजन आपके ऐसे जुड़े हुए होते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बच्चा आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप हम लोग देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ फॉर्मुलाज। फॉर्मुलाज मैम, व्हाट इज दिस फॉर्मुला? आपने क्या बोल दिया? क्या फॉर्मुला? क्या मैथ्स चल रही है क्या बेटा? फॉर्मुला इज दिस कि आप उस कंपाउंड को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो फॉर्मुले में आएगा आपका, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फॉर्मुला, हम फॉर्मुला का यहाँ पे क्या देखने वाले हैं बेटा? टाइप्स देखने वाले हैं। तो आप देखते हैं कितने टाइप्स के फॉर्मुलाज होते हैं बेटा आपके यहाँ पे। बहुत सारे टाइप, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मुला होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मुला, मॉलिक्यूलर फॉर्मुला क्या होता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, मतलब कि कितने एटम्स प्रेजेंट है बेटा एक मॉलिक्यूल के अंदर, उस कंपाउंड के अंदर। मॉलिक्यूल नहीं, इन अ कंपाउंड। तो आपको उसका नंबर बताना होता है, ठीक है। फिर आते हैं बेटा नेक्स्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेटा आप स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स शोन बाय स्ट्रक्चर। समझे मेरे बच्चे? समझ गए मैम, समझ गए। फिर नेक्स्ट आता है बेटा कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला बताती हूँ क्या होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। एंड नेक्स्ट आता है बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला तो और देखते हैं बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए मेरे पास, आपके पास मीथेन है, तो कितने हैं, कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, जैसे C मतलब कार्बन 1 है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन 4 है, आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा ये, ठीक है। मतलब कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब CH4 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ व्हिच? मीथेन। फिर आता है बेटा स्ट्रक्चर फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए मैं मीथेन को रिप्रेजेंट करूंगी, मतलब इसके जो अरेंजमेंट है उस एटम को मैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू दूंगी, जैसे कार्बन और कार्बन से ये लगे हुए हैं जैसे हाइड्रोजन, तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चर से समझ में आता है ना कि किसी चीज का तो स्ट्रक्चर होगा वो। फिर कंडेंस फॉर्मूला होता है बेटा, उसको कंडेंस फॉर्म लिखते हैं। जैसे मान लो आपका ये ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ऐसे लिखा हुआ है बेटा आपका ये CH ऐसे। अगर मैं इसको कंडेंस लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी बेटा? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो रहेगा, बट ये H जो ऐसे लगेगा उनको मैं ऐसे लिखूंगी H2 करके। समझ में आया बेटा? ठीक है। फिर आते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं मीथेन का दिखाऊं आपको, तो कार्बन, फिर यहाँ पे मैं बॉन्डिंग को उससे दिखाती हूँ बेटा, किससे? इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो कार्बन के पास 4 थे, फिर हाइड्रोजन के पास भी कैसे थे बेटा? ऐसे इलेक्ट्रॉन से। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं, उसके हेल्प से आप फॉर्मूला बता रहे हैं बेटा, तो वो आपका आता है इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बस थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बेटा। अब हम लोग देखते हैं अपना हेटेरो एटम्स का एक कॉन्सेप्ट होता है जो बच्चों को जल्दी से समझ में नहीं आता, तो वहां से देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट। हेटेरो एटम्स बेटा, हेटेरो एटम्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मान लीजिए एक मीथेन है, मीथेन इज हाइड्रोकार्बन। मैंने बताया था ना हाइड्रोकार्बन में एलिफेटिक, और एलिफेटिक के अंदर बताया था बेटा मैंने आपको एल्केन वाला, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से कोई एटम आकर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, मान लो Cl आए और इसको रिप्लेस कर जाए, और Cl ने आके जैसे इसको रिप्लेस करा तो बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका C, यहाँ पे Cl लग जाएगा H। तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं बेटा हेटेरो एटम्स। क्या कहलाते हैं? हेटेरो एटम्स, ठीक है। तो जब कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करता है तो वो हेटेरो एटम्स की तरीके से काम करता है, ठीक है। तो हेटेरो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स कंटेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। अब बेटा इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज होगी, हर कंपाउंड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। कंटेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज
regardless to its nature, bond length, etc. and called फंक्शनल ग्रुप। और वो क्या कहलाता है बेटा? फंक्शनल ग्रुप। तो अगर कोई चीज आकर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रही है तो वो स्पेसिफिक कहलाई जाती है बेटा, जिसके लिए हम फंक्शनल ग्रुप का नाम इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए ये मीथेन था, इस मीथेन में मान लीजिए बेटा इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया और इस हाइड्रोजन की जगह आ गया OH, तो अभी एक स्पेसिफिक ग्रुप बन चुका है, इस कंपाउंड की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो चुकी है। ठीक है बेटा, तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होने की वजह से अब ये OH जो ग्रुप है ना, ये एक एल्कोहलिक ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? एल्कोहलिक। एल्कोहलिक क्या है? ये वाला एल्कोहलिक नहीं, बहुत सारे एल्कोहलिक होते हैं बेटा, वही वाला एल्कोहलिक, बट ये वाला एल्कोहलिक ग्रुप जैसे जो पीते हैं ना, जो मिलता है ठर्रे पे, ठीक है, वही वाला। ठीक है, तो बेटा एल्कोहलिक हो गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर आकर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर जाए, आके यहाँ पे मान लीजिए CHO ग्रुप आके ऐड हो जाए यहाँ पे, CHO। तो बेटा ये जो CHO ग्रुप है ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो देखो इनके आने, इन दोनों कंपाउंड्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं दोनों की ही। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होने की वजह से बेटा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये कंपाउंड्स एक फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। अब हम लोग देखते हैं बेटा कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्या क्या उनका मतलब फंक्शन है, कैसे वो स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया होगा बेटा आपने, आई होप बच्चा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। देखो अब मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक है, जैसे हेटेरोएटम्स। हेटेरोएटम्स जैसे मान लीजिए, इमेजिन करिए कि Cl ने रिप्लेस करा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे Cl हो गया, F हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, और मान लीजिए ऑक्सीजन ने रिप्लेस करा है, तो बेटा यहाँ पर क्लास ऑफ कंपाउंड्स बनेगी, क्लास ऑफ कंपाउंड्स एक अलग क्लास रहेगी बेटा वो, और यहाँ पर आएगा बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप। जैसे अगर मान लीजिए बेटा कि यहाँ पे क्या है, जैसे Cl वगैरह ने रिप्लेस कर दिया, तो क्लास ऑफ कंपाउंड बनेगी हेलो कंपाउंड्स। ठीक है, फिर अगर ऑक्सीजन आ रहा है बेटा साथ में, ठीक है, रिप्लेस करने के लिए, तो वो एल्कोहलिक भी हो सकती है, एल्कोहल हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। क्या है बेटा? घबराना नहीं है, याद करना आपको। ठीक है, कीटोन, एंड लास्ट इज एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम ये देखते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप पे हेलो कंपाउंड्स में आपका Cl, Br, I, ये F, ये सारे होते हैं बेटा। ठीक है, तो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करते हैं बेटा। सब्स्टिट्यूएंट होता है किसी की जगह ले ले, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी नहीं हूँ, अभी मैं हट जाऊँ, अब कोई और आके मेरी यहाँ पे जगह ले ले। ठीक है, तो ये कैसे एक्ट करते हैं? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, फिर अल्कोहल के लिए आता है बेटा OH, आप याद रखिएगा। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हो रखी है बेटा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, एल्डिहाइड के लिए आता है CHO। कीटोन के लिए आता है C+O, और दोनों साइड पे बेटा कोई भी R ग्रुप होता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कार्बन का कंपाउंड हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आता है COOH। ठीक है, CHO को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, कार्बन के साथ होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आया मेरे बच्चों को? ठीक है, तो ये आप बना लें बेटा इस टेबल को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। ये वाली टेबल, पूरी की पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, विच इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? देखो मेरी बात सुनो, मान लीजिए आपके पास होमोलोगस सीरीज इज समथिंग लाइक एक स्पेसिफिक, एक सेम ही फंक्शन ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है, बस नंबर कार्बन का चेंज होता रहता है, जैसे CH2 ग्रुप का डिफरेंस आता रहता है, और आपका कंपाउंड मतलब प्रॉपर्टीज उसकी सिमिलर रहती है, सब कुछ सिमिलर रहता है। ठीक है, तो ऐसी कैटेगरीज में सेम फंक्शन ग्रुप है और बस कंपाउंड चेंज होता चला जा रहा है। ठीक है, तो वो आपकी होमोलोगस सीरीज के अंदर आते हैं बेटा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ होमोलोगस सीरीज। आई होप बच्चा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। जैसे अभी मैंने आपसे बात करी होमोलोगस सीरीज, तो देखते हैं बेटा होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज मैंने आप लोगों को क्या बताया बेटा? होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होगी जिसमें आपका सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा बेटा? आपका सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सीरीज कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा बेटा इसके अंदर। ठीक है, फिर बेटा इसकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, मतलब जो कंपाउंड्स होंगे सिमिलर मतलब केमिकली कंपाउंड
केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी उसकी। जैसे मान लीजिए बेटा, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। फिर हम लोग देखते हैं बेटा सिमिलर केमिकल फॉर्मूले, केमिकल फॉर्मूले भी सिमिलर होंगे, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। ओनली डिफर से बेटा क्या डिफरेंस आएगा, बाय CH2 ग्रुप, एक CH2 ग्रुप का बेटा डिफरेंस देखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया बेटा। और फिर जो फिजिकल होंगे बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज शो अ ग्रेजुअल ट्रेंड, मतलब थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होने वाली है, बहुत मतलब सिमिलर रहती है, बस थोड़ा सा ग्रेजुअल चेंज आता है उसके अंदर, ठीक है। तो हम ये देखते हैं जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक एल्केन, तो एल्केन के जैसे CH4 C2H6, जनरल फॉर्मूला यही था ना, जनरल फॉर्मूला से बना रही हूँ मैं, C6H8, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ पे सब कुछ एल्केन है, क्या है ये, एल्केन है, एल्केन, ठीक है। तो आप देखते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है, CH2 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, एक होमोलोगस सीरीज हो जाएगी, क्यों, एल्केन मिथेन, ये हो जाएगा बेटा 2 कार्बन का इथेन, 3 कार्बन का प्रोपेन, ये इस तरीके से हो जाएगा बेटा, देखो। तो एन आ रहा है ना बेटा, तो मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम है, सेम क्या है, फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ रहा है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड आ रहा है। समझ में मेरे बच्चों को ये बात, देखो एक और दिखा देती हूँ मैम एक और दिखा देगी अपने बच्चों को, ठीक है। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए आप लेते हैं यहाँ पे एक एल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। तो एल्कोहलिक ग्रुप में मान लीजिए आप ले लीजिए CH3OH, ये हो जाएगा बेटा आपका मीथेनॉल। फिर एक हो जाएगा बेटा आपका C2H5OH, ये हो जाएगा बेटा आपका इथेनॉल। एक हो जाएगा C3H, कितना होता है बेटा, कितना होता है, 8 होता है, तो यहाँ पे जाएगा C3H7OH प्रोपेनॉल। तो आप देखिए बेटा सेम फंक्शनल ग्रुप है, सब में सेम फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी 2 होमोलोगस सीरीज के एग्जांपल्स, ठीक है। तो अब बेटा हमने ऐसी होमोलोगस सीरीज को भी देख लिया, अब हम लास्ट पार्ट देखेंगे हमारे इस लेक्चर का, विच इज अ नॉमेनक्लेचर, नामकरण। भैया इन कंपाउंड्स का जो मैंने इथेन, मीथेन, प्रोपेन ये लिख दिया बेटा, ये आया कैसे, ठीक है। तो हम लोग इसको अभी देखना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप बच्चा आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग आते हैं अपने लेक्चर के लास्ट टॉपिक की तरफ, विच इज अ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर बेटा, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नॉमेनक्लेचर होता है नामकरण। क्या होता है, नामकरण, मतलब आपके जैसे आपका नाम है, जैसे आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है तस्मीन पठान, ठीक है, आप लोगों को भी कुछ ना कुछ नाम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हर एक कंपाउंड का भी नाम होता है, ठीक है। भैया ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे उसको बेनाम, ठीक है, नाम ही देना पड़ेगा उसको। अब नॉमेनक्लेचर 2 टाइप का होता है बेटा, एक होती है कॉमन नेमिंग और एक होता है बेटा आयुपैक नेमिंग। तो बेटा कॉमन नेमिंग है, जैसे हमारे घर के नाम होते हैं, जैसे कुछ लोग होता है चिंटू, बबली, मिंटू, ये सब, ठीक है। तो ये हो जाएंगे बेटा आपके कॉमन नेम, जिसका कोई रूल नहीं है, नो सेट ऑफ रूल्स, नो रूल्स, कोई रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं रखा जाता है, ठीक है। और ये आयुपैक नेमिंग जो होती है बेटा, ये एक ब्रांच है साइंस में, उसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। समझ में आ गई बेटा वाली बात आप लोगों को। तो बेटा इस ब्रांच के अकॉर्डिंग 1958 में फोर्स में आया था बेटा, उससे पहले हर कंपाउंड का ऐसे नॉर्मल नेम चला रखा था इन लोगों ने, ठीक है। तो अब हम लोगों ने सोचा नहीं भैया कोई एक अच्छा सा ऑफिशियल नेम होना चाहिए, जैसे आपके स्कूल के नाम होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स नेम होता है, इस तरीके का नाम था आयुपैक नेम, ठीक है। तो ये गिवन बाय सेट ऑफ रूल्स, बेटा ये रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है, और ये कोई रूल्स के हिसाब नहीं, कुछ भी दे दो, ठीक है। जैसे अब हम लोग देखते हैं कि किसके हिसाब से देखते हैं, हम लोग इसको ले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया, अब देखते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं बेटा कि जो आयुपैक नेमिंग होती है, मतलब जो नॉमेनक्लेचर है आपका, उसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी, जैसे रूट वर्ड्स क्या होता है बेटा, अगर आपको कंपाउंड में कार्बन सिर्फ एक है, 1 कार्बन है, तो आप उसको बोलेंगे मैथ। अगर 2 कार्बन है तो आप उसको बोलेंगे एथ। 3 कार्बन है तो बेटा आप उसको बोलेंगे प्रॉप। क्या बोलेंगे, प्रॉप, ठीक है बच्चा। फिर अगर 4 कार्बन है बेटा, तो अगर 4 कार्बन है तो आप उसको बोलने वाले हैं ब्यूट। 5 कार्बन है तो बेटा आप उसको बोलेंगे पेंट। 6 कार्बन है तो बेटा आप उसको बोलेंगे हेक्स। 7 कार्बन है तो बेटा आप उसको बोलेंगे हेप्ट। 8 कार्बन है तो बेटा आप उसको बोलेंगे ऑक्ट। 9 कार्बन है तो बेटा आप उसको बोलेंगे नॉन। और बेटा 10 कार्बन है तो आप उसको बोलेंगे डेक। आपके सिलेबस में सिर्फ 10 कार्बन तक के कंपाउंड्स ही देखने के लिए हमें मिलते हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना याद करें, कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। फिर आप ये देखेंगे अगर आपके कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड है बेटा, कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो आप इंडिकेट किससे करेंगे उसको, इंडिकेशन होगा बेटा उसका, लास्ट में आप लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे मेरे बच्चे, एन लगाएंगे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड में।
डबल बॉन्ड है तो बेटा आप लास्ट में क्या लगाएंगे, इन, क्या लगाएंगे, इन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप उसमें लगाएंगे बेटा आइन। तो आप याद रखेंगे बेटा कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आप एन लगाएंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो आप इन लगाएंगे, और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आप क्या लगाने वाले हैं बेटा, आइन लगाने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक चीज नोटिस करते हैं बेटा, हमने रूट वर्ड्स भी देख लिए। अब कभी कभी क्या होता है बेटा, ऐसे सिंपल चेन है, जैसे मान लीजिए कार्बन 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 कार्बन, ऐसे क्वेश्चन दिखा देती हूँ आपको एग्जांपल के फॉर्म में। तो बेटा अब मुझे इसके हाइड्रोजन कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो देखो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है, तो अभी कितनों की जरूरत है, 3 की। तो 3 बॉन्ड ये हाइड्रोजन से बना देता है। ऐसे इसको 2 बना रखे हैं, 2 की जरूरत है। इसने 2 बना रखा है, 2 की जरूरत है। इसने 1 बना रखा है, 3 की जरूरत है ना बेटा, है मेरे बच्चों, है। ठीक है, अगर मैं इसको कंडेंस करके लिखूं तो CH3, फिर यहाँ पे CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। आया समझ में? अब बेटा इसकी नेमिंग करनी है, आईयूपैक नेमिंग करनी है। तो कैसे करेंगे, पहले काउंट द नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के कौन सा रूट वर्ड आता है बेटा, ब्यूट। फिर आपने देखा हर कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में बेटा एन। क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। फिर हम लोग देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया आपका। अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ऐसा आ जाए। तो बेटा अब आप क्या करेंगे, अब आप देखिए पहले तो हाइड्रोजन पूरे करेंगे कैसे। ये कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, तो इसको 3 और चाहिए। ये 2 बना रहा है, इसको 2 और चाहिए। ये 3 बना रहा है ऑलरेडी, तो इसको 1 ही चाहिए। और ये 2 बना रहा है, तो इसको ऐसे चाहिए। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 कार्बन है, तो मतलब ब्यूट। अब आप देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गई। तो बेटा मैंने आप लोगों को क्या बताया था, डबल बॉन्ड के लिए आप रूट वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे, इन। अब आप एन नहीं लिखेंगे, एन से ज्यादा प्रायोरिटी इन को दी जाती है। ठीक है, तो बेटा ये ब्यूट हो गया और यहाँ पे आप लिख देंगे इन। समझ में आया बच्चों को? यस मैम, आ गया समझ में। ठीक है, आप ट्रिपल बॉन्ड का भी देख लें किसी तरीके से। 4 कार्बन लीजिए, उसमें किसी 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड लगा दीजिए, लगा दिए। बेटा हाइड्रोजन पूरा कर दो। अब तो मेरे बच्चों को हाइड्रोजन आ गया पूरा करने। यहाँ पे 1 है तो कितना है, 3। यहाँ पे 2 है तो 2। यहाँ पे 4 इसके पूरे, इसमें कोई हाइड्रोजन रहेगा, 1 2 3 4। यहाँ पे 1 लगेगा सिर्फ। अब आप देखिए 4 कार्बन है तो ब्यूट। फिर आप देखिए कार्बन में 3 बॉन्ड है, मतलब इसमें 3 बॉन्ड आ रहा है, मतलब के आयन। आई होप आपको ये चीज समझ पाएंगे, समझ पाएंगे बेटा। आप देखते हैं आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं बेटा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेटा, अगर आपके पास ब्रांचिंग आ जाए, ब्रांच्ड, अगर आपके पास ब्रांच चेन आ जाए तो आप कैसे नेमिंग करेंगे। ठीक है, ब्रांच चेन की नेमिंग मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ठीक है, अगर ब्रांच चेन है तो बेटा कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आपको याद रखना पड़ेगा। ब्रांचिंग मतलब जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, ये चल रहा था मामला, एक कार्बन भाग को निकल गया, तो बेटा इसकी कुछ नेमिंग होती है, रूल्स होते हैं इसके। ठीक है, तो रूल्स क्या क्या देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखिए, कंसिडर, पहला स्टेप कंसिडर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मतलब के आप देखिए 1 2 3 4, अगर आप ऐसे जाएंगे तो आपको 4 कार्बन मिलने वाले हैं, तो लंबी हो गई है। अगर मान लीजिए आप ऐसे नहीं जाना चाहते, आप ऐसे जाना चाह रहे हैं, मान लीजिए ऐसे, तो बेटा ऐसे कम कार्बन होगा, कितने हो गए, 1 2 3 ही कार्बन बचे हैं। ठीक है, तो आप कैसे जाना चाहेंगे बेटा, आप ऐसे जाना प्रेफर करेंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे जाना भी प्रेफर कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लिए, मतलब ज्यादा कार्बन आने चाहिए उस चेन के अंदर। फिर सेकेंड स्टेप में आपको क्या देखना है बेटा, कि मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, बाहर जा रहा है, तो आपको नंबरिंग ऐसे करनी है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम से कम नंबर मिले। ठीक है, नंबरिंग द चेन एज substituent get the lowest possible number। बेटा सब्स्टिट्यूएंट को कैसा नंबर मिले, लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। समझ में आ रही है मेरे बच्चों को बात? आ रही है मैम, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखेंगे बेटा, आपने नंबरिंग कर ली। ठीक है, उसके बाद जिस पोजीशन पर वो सब्स्टिट्यूएंट होगा आपको उस पोजीशन को मेंशन करना है। इट मींस कि मतलब यहाँ पे ऐसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4, जैसे मान लीजिए आप ऐसे कर रहे थे नंबरिंग, तो ऐसे ना करके बेटा ऐसे सेकंड कार्बन पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। अब आप क्या करेंगे बेटा, आप मान लो हाथ से करना चाहते हो 1 2 3, ऐसे थर्ड कार्बन पर आ रहा है, तो आप नंबरिंग कौन से वाले से करने वाले हो, सेकंड, मतलब इधर से नंबरिंग करोगे। ठीक है, फिर नंबरिंग आपने कर लिया। अब आप इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे। ठीक है, अब आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखोगे बेटा, ऐसे नाम लिखो, इसको आप प्रीफिक्स की तरह यूज करोगे। ठीक है, यूज सब्स्टिट्यूएंट एज प्रीफिक्स। किसकी तरह इस्तेमाल करेंगे बेटा हम लोग, प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल करेंगे इसको।
ठीक है। प्रीफिक्स मतलब कि जो पहले आता है, जैसे मेरा नाम है तजमीन, तो तजमीन इज माय प्रीफिक्स एंड पठान इज माय सरनेम, ठीक है, तो वो हम सफिक्स की तरह यूज करेंगे, ठीक है मेरे बच्चे, समझ में आ गई ये बात। तो बेटा यूज सब्स्टिट्यूएंट एज अ प्रीफिक्स, ठीक है, जैसे मेरे बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, तो उनके नाम के आगे जब डॉक्टर लग जाएगा तो वो डॉक्टर का जो डीआर होगा बेटा वो कैसा होगा, प्रीफिक्स होने वाला है, ठीक है। तो ये आगे आपको यूज सब्स्टिट्यूएंट एज अ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एंड इफ टू सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट एट सेम कार्बन, और मान लीजिए बेटा दो सब्स्टिट्यूएंट है जो सेम कार्बन पर प्रेजेंट है, तो आप नंबरिंग कैसे करेंगे, ठीक है बेटा, तो आप उसमें नेमिंग करेंगे, देन यूज डाई ट्राई बिफोर प्रीफिक्स, प्रीफिक्स से पहले आपको डाई ट्राई यूज करना पड़ेगा। इट मीन जैसे मान लीजिए ये कार्बन 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 और यहाँ पे सी भी है और यहाँ पर भी सी है, तो एक ही सेकंड वाले ही कार्बन पे बेटा दो सी आ गए, तो आप इसको कैसे लिखोगे, डाई करके, डाई जो भी होगा, मान लीजिए CH3 होगा मान लीजिए, तो ये जाएगा डाई मिथाइल, क्या हो जाएगा बेटा ये डाई मिथाइल। समझ में आई ये वाली बात, मैम क्या बोलना चाह रही है, समझ में आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब मान लीजिए कभी कभी जैसे अब आप बोलेंगे मैम अगर डिफरेंट हो, मतलब कि डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो सेम कार्बन पर, तो बेटा ऐसे केस में आप लोग यूज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर का, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब कि इफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट क्या है बेटा, जिसने हाइड्रोजन की जगह ली है आपके, इफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट एट सेम कार्बन, अगर सेम कार्बन डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, देन नेमिंग occur according to its to alphabetical order, किसके अकॉर्डिंग करेंगे बेटा हम लोग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नेमिंग करने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, ऐसे चेंज हो रही थी, मान लीजिए सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे CH3 है और यहाँ पर C2H5 है, ठीक है, तो C2H5 बेटा इथेन है, मतलब इथाइल है। देखो एक पॉइंट हाँ मेंशन करना बेटा, मान लीजिए आपका एल्केन है और उस एल्केन में से आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, रिमूव वन हाइड्रोजन, ठीक है। जब आप हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, जैसे मान लीजिए CH4 एक एल्केन है, इसमें से आपने जैसे हाइड्रोजन रिप्लेस करा तो वो CH3 हो गया। जब भी आप एल्केन में से हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो वो बन जाता है एल्काइल, तो अगर ये मिथेन था तो ये क्या बनेगा बेटा, मिथाइल, क्या बन जाएगा, मिथाइल, तो इसलिए हम इसको मिथाइल बोलते हैं, समझ में आया आज क्यों बोलते हैं मिथाइल। अब ये हो गया मिथाइल और ये हो जाएगा बेटा दो कार्बन का इथाइल, तो बेटा ई पहले आता है अल्फाबेट में या एम पहले आता है, ABCD तो आती होगी ना मेरे बच्चों को, ठीक है, तो ई पहले आता है, तो बेटा नेमिंग में क्या होगा ई, मतलब आप यहाँ पे डाई ट्राई का इस्तेमाल नहीं करेंगे बेटा, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट पर आप डाई ट्राई इस्तेमाल नहीं करते, आप डाई ट्राई इस्तेमाल करते हैं जब सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैसे अल्फाबेटिकली चलेंगे, ठीक है, डोंट यूज डाई ट्राई एज प्रीफिक्स। समझ में आ गई वाली बात बच्चा, समझ में आ गई ना, ठीक है। बस यही है ब्रांच चेन की नेमिंग के रूल्स, अगर आपको ये याद है ना, मैं गारंटी देती हूँ आपके कभी गलत नहीं होने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन में प्रैक्टिस क्वेश्चन का पूरा लेक्चर लेकर आऊंगी मैं आपके साथ, तो आपको बिल्कुल नहीं डरना मेरे बच्चों, जब तक मैं साथ हूँ कुछ डरने की बात नहीं है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप बच्चा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले होगा। अब हम लोग देखते हैं लास्ट टॉपिक, बिल्कुल लास्ट, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो बोलोगे मैम बड़ा ही आपने तो आज में लंबा कर दिया, बेटा क्या करूँगी, चैप्टर ही इतना बड़ा है, अभी तो इसका एक और पार्ट आना है, ठीक है। बट मैं आपसे यही बोलूंगी आपको दोनों पार्ट देखना चाहिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। पूरा चैप्टर मैंने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी लेकर आऊंगी मोस्ट रिपीटेड PYQ वाली सीरीज में, ठीक है। तो बेटा अब देखते हैं हम लोग कि नॉमेनक्लेचर अगर फंक्शनल ग्रुप हो, इफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, अगर बेटा फंक्शनल ग्रुप होगा तो सबसे पहले पॉइंट आप याद रखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के लिए जैसे आप यहाँ पे क्लास ऑफ कंपाउंड्स क्या देगी, मैंने अभी आप लोगों को डिस्कस कराई थी। क्लास ऑफ कंपाउंड्स में आपके हेलो ग्रुप्स आ सकते हैं, अल्कोहल आ सकता है फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में, एल्डिहाइड आ सकता है फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में, कीटोन आ सकता है बेटा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आ सकता है, तो ये कुछ भी कंपाउंड्स इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बेटा यहाँ पे कि आप लोग क्या यूज करते हैं, ठीक है, एज अ सफिक्स आप क्या इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये देखते हैं बेटा इसमें हेलो जो होता है, हेलो कभी भी सफिक्स की तरह इस्तेमाल नहीं होता, ये हमेशा प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल होता है। सफिक्स मैंने बताया था, तो बेटा हम लोग इसके सफिक्स और प्रीफिक्स देखते थे, ठीक है। तो मैंने आपको बोला हेलो कंपाउंड्स कभी भी सफिक्स की तरह यूज नहीं होते, ये होते हैं प्रीफिक्स की तरह। इट मींस अगर Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, ठीक है बच्चा, आई है तो आइडो, इस टाइप से। और ये तीनों ही चारों ही सफिक्स की तरह इसका जो सफिक्स होगा उसका इस्तेमाल होगा। अल्कोहल के लिए ऑल, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन,
और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। प्लीज ये बात याद रखिएगा बेटा, ठीक है। अब इससे कुछ आपको रूल्स याद रखने हैं। रूल्स क्या है? रूल्स 1, ठीक है। रूल कंसीडर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सिंपल सी बात है बेटा, कंसीडर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पकड़िए, कार्बन चेन। जैसे आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पकड़ेंगे बेटा, उसके बाद आपको करना है एंड नंबरिंग and do numbering in such a way that functional group consider या फिर attain lowest number, सबसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए बेटा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं बेटा, सेकंड पॉइंट। तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लिखा था, ठीक है। तो देखो नंबरिंग कैसे करेंगे 1 2 3। अब आपको देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी और सिंगल बॉन्ड भी है। तो आपको याद रखना है कि दो टाइप के प्रीफिक्स होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है बेटा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में आपको क्या चीज याद रखनी है? प्राइमरी में आप यहाँ पे एन इन आइन जो भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होंगे, और लास्ट में आपका आएगा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप। तो इट मीन्स आपको एक पॉइंट याद रखना है। वो पॉइंट ये है कि सबसे पहले रूट वर्ड जो भी, मतलब कि जैसे यहाँ पे 3 है तो प्रॉप आएगा, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, फिर उसके बाद बेटा सेकेंडरी सफिक्स आएगा। ये पॉइंट आप याद रखना। जैसे इसकी नेमिंग अगर मैं करूंगी इसके अकॉर्डिंग, रूट वर्ड है 3 कार्बन का प्रॉप, फिर आएगा बेटा सिंगल बॉन्ड एन का आप ई हटाओगे, प्रोपेन ई हटा दोगे और लगा दोगे ऑल, क्योंकि कभी भी 2 वॉवेल्स एक साथ नहीं आते इंग्लिश में, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो इसी के साथ ये लेक्चर होता है यहीं पर खत्म। इसका सेकंड पार्ट आपको कल मिलेगा बेटा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और आपकी तस्वीर आपका हमेशा आपके साथ है। ऑल द बेस्ट।